एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम बैठेंगे हम लोग, एनर्जी लेवल डायग्राम। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग न्यूक्लियस का। ठीक, तो भाई मैंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम के अंदर, हाइड्रोजन एटम का होना है ना, अगर वो अलग अलग ऑर्बिट में होगा तो अलग अलग उसके पास एनर्जी होगी। किसके अकॉर्डिंग? -13.6 अपॉन n स्क्वायर के अकॉर्डिंग, है ना। तो अलग अलग ऑर्बिट में अलग अलग क्या होगी? एनर्जी होगी। उसी एनर्जी को अगर आप उस ऑर्बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, एक लाइन में रिप्रेजेंट करेंगे, तो उस डायग्राम जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। यानी कि हाइड्रोजन एटम के हर एक ऑर्बिट की एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन, है ना। हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिट में है तो उस ऑर्बिट में उसके पास कितनी एनर्जी होगी उसका रिप्रेजेंटेशन, उसी को क्या बोलेंगे? एनर्जी लेवल डायग्राम। क्योंकि एनर्जी जो है -13.6 अपॉन n स्क्वायर है, तो अलग ऑर्बिट में होगा तो अलग होगा, इन ऑर्बिट पे डिपेंड कर रहा है। n की वैल्यू 1 होगी तो यानी कि ग्राउंड स्टेट उसको बोलेंगे, और उसमें एनर्जी कितनी होगी? -13.6। तो अलग अलग लेवल में हम लोग अलग अलग एनर्जी लेवल डायग्राम। बोलो भाई बात समझ में आई? इधर ध्यान से देखेंगे अभी सब लोग। ये देखिए मैंने कुछ लाइन बनाई ऑर्बिट में, जो सबसे नीचे है ऑर्बिट, है ना, जो सबसे नीचे है ये आपका ग्राउंड स्टेट है, इसको बोलेंगे ग्राउंड स्टेट। ये कौन सी ऑर्बिट है? पहली ऑर्बिट, यानी n की वैल्यू, ये सबसे पहली ऑर्बिट, इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड स्टेट या अनएक्साइटेड स्टेट। इसमें एक्साइटेशन नहीं। अब एक्साइट होके एटम कैसी और दूसरी ऑर्बिट, तो ये आपकी आ गई दूसरी ऑर्बिट जिसको n = 2। ये आपका फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये पहला एक्साइटेड है जब यहां से यहां चल रहा है। बोलो भाई बात समझ में आ गई? ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा? n = 3। ये सेकंड एक्साइटेड स्टेट या थर्ड ऑर्बिट। ये n = 4। फोर्थ ऑर्बिट को बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ये आपका n = 5। ये आपका n = 2। और ये लास्ट में n = इनफाइनाइट। इसमें बहुत सारी है ना, ये बहुत दूर तक चला जाएगा, n = इनफाइनाइट तक। तो ये बहुत सारी ऑर्बिट होगी ना, उसके बाद की हम लोग सारे ऑर्बिट को क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट। ठीक, अब देखिए यहाँ गैप भी मैंने थोड़ा सा बढ़ाया। पहले 1 और 2 में गैप बहुत ज्यादा, उसके बाद 2 और 3 में गैप थोड़ा सा कम होगा, 3 और 4 में और कम होगा, 4 और 5 में और कम होगा, 5 और 6 में और कम होगा,
फिर उसके बाद 6 और 7 में और कम होगा, उसके बाद 7 8 में एकदम बिल्कुल नेगेटिव। मैंने सबको एक ही मिला दिया 7 के बाद। 7 के बाद जितनी भी ऑर्बिट थी सबको मैंने एक मिला। ये आपका रिप्रेजेंट, अब इस जितने भी ऑर्बिट है सब में हम लोग एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब एनर्जी कितनी है उसी को बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट ऑर्बिट में। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी का फॉर्मूला कितना अभी मैंने लिखवाया आपको? एनर्जी का फॉर्मूला -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट है उसमें n की वैल्यू कितनी पुट करेंगे? 1। फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? -13.6। तो यहाँ पर इवन में कितना एनर्जी हो जाएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, यानी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, उसकी एनर्जी -13.6। अगर वही इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट में चला जाता है तो दूसरे ऑर्बिट में यहाँ पर एनर्जी निकालेंगे E2। आपका -13.6 है तो -13.6 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? -13.6 अपॉन 4। 4 से डिवाइड करेंगे -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। 4 से 2, यानी सेकंड ऑर्बिट में जो एनर्जी आ जाएगी वो कितना आ जाएगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन। बोलो मेरे भाई, बात समझ में आ रही है? अलग अलग ऑर्बिट में हमने क्या किया? अलग अलग एनर्जी निकाली। अब थर्ड ऑर्बिट में निकालेंगे। थर्ड ऑर्बिट में देखिएगा, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो थर्ड ऑर्बिट के लिए आ जाएगा -13.6 अपॉन 9 आएगा, 3 का स्क्वायर। 9 से डिवाइड करेंगे तो ये ले जाएगा -1.51 आएगा। तो थर्ड ऑर्बिट में एनर्जी आ जाएगी -1.51 इलेक्ट्रॉन। चौथी ऑर्बिट में निकालेंगे तो -13.6 अपॉन 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। अब देखिए ये 1 से छोटा हो जाएगा, -0.85। फोर्थ ऑर्बिट में निकालेंगे एनर्जी तो यह आ जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन। तो भाई समझ में आ रही है बात? पांचवी ऑर्बिट में निकालेंगे -13.6 अपॉन 25, ये कितना आ जाएगा? -0.54। पांचवी ऑर्बिट में आ जाएगा -0.54 इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ। वैसे 5 तक याद किया जाता है, लेकिन आप छठा भी निकाल लीजिए, बता दिए। छठे में निकालेंगे -13.6 अपॉन 36, कितना आ जाएगा? -0.38, यह आ जाएगा -0.38 इलेक्ट्रॉन। ये आपका इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पुट करेंगे तो कितनी एनर्जी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। -13.6 अपॉन इनफाइनाइट यानी इनफाइनाइट, यानी लास्ट वाली ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी? 0। और वही क्या होगी? तो लास्ट वाली ऑर्बिट में एनर्जी होगी, जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एनर्जी होगी, वही सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। और जहां सबसे ज्यादा एनर्जी वहां इलेक्ट्रॉन्स अनस्टेबल होंगे, एटम वहां पर अनस्टेबल होंगे, वो तुरंत अपने घर वापस आ जाएंगे, ग्राउंड स्टेट। आई बात समझे? तो ये आपके अलग अलग लेवल में। अब देखिएगा इन दोनों में गैप अप्रॉक्स 10 का है, तो इससे गैप ज्यादा है। यहाँ पर गैप जो है 1.5 के अप्रॉक्स का, 1. तो इससे गैप कम। तो इन दोनों में गैप बहुत ज्यादा, तो इन दोनों में गैप सबसे ज्यादा बनाएंगे। तो मेरे में जगह कम थी तो इसलिए मैंने यहाँ, फिर वैसे गैप जो होगा कम होता चला जाएगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? क्योंकि डिफरेंस एनर्जी का ऊपर जाते जाते कम होता चला जाएगा, पहले और दूसरे में सबसे ज्यादा गैप। क्लियर? एनर्जी लेवल डायग्राम समझ में आया? अब इसमें हम लोग जो सीरीज है, 5 तरीके की सीरीज वो बनाएंगे। 5 तरीके की सीरीज। पहली सीरीज जो हमने पढ़ी, कौन सी सीरीज पढ़ी? लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज की वेवलेंथ कब निकलेगी? जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करेगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अगर कहां से जंप करना है? सेकंड से। सेकंड से फर्स्ट में जंप करेगा, सेकंड में फर्स्ट पे जंप करेगा, ये कौन सी सीरीज बनेगी? ये लाइमन का कौन सा मेंबर है? फर्स्ट मेंबर। इसी को H अल्फा भी बोलते हैं, H अल्फा भी इसी को बोलते हैं, लाइमन का फर्स्ट मेंबर है ना। दूसरा मेंबर कहां से मिलेगा? कहां से जंप करना है? थर्ड। थर्ड से कहां से कहां पर? अगर थर्ड से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो भी क्या बनेगा?
लाइमन ही बनेगा, सेकंड मेंबर ऑफ लाइमन। फोर्थ से फर्स्ट पे जंप कर रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट से फर्स्ट पे जंप कर रहा है तो ये भी क्या बनेगा, लाइमन। कौन सा मेंबर, थर्ड मेंबर। फिफ्थ से अगर जंप कर रहा है, फिफ्थ से जंप कर रहा है तो ये भी कौन सा, लाइमन बनेगा, लाइमन का ये फोर्थ। सिक्स से अगर जंप कर रहा है कौन सी सीरीज बनेगी, लेकिन फर्स्ट पे ही जंप कर रहा है, फर्स्ट पे ही जंप कर रहा है तो ये पूरी सीरीज किसकी बन गई, लाइमन की बनी। यानी जो पहला मैंने ये चार लाइन खींची है, ये चारों लाइन किसकी है, लाइमन सीरीज की है ना। ऊपर से कहीं से भी जंप अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिट में कर रहा है तो वो लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ निकलेगी लाइमन। आ रही बात समझ में? अच्छा अब देखिएगा, अब अगर सेकंड से तो सेकंड में जंप नहीं करेगा, थर्ड से जंप करेगा। अगर थर्ड से सेकंड में जंप कर रहा है तो बालमर, अच्छा इसकी वेवलेंथ कौन से रेंज की, यूवी थी, अल्ट्रावायलेट, इसकी यूवी और बालमर की विजिबल और बाकी तीन की इंफ्रारेड। ये इंपॉर्टेंट एक नंबर में आता है ना। जो लाइमन सीरीज का है वो यूवी और जो बालमर का वो विजिबल और बाकी तीन जो है। बताइएगा फोर्थ ऑर्बिट से अगर थर्ड सेकंड ऑर्बिट में आ रहा तो बालमर, थर्ड फिफ्थ ऑर्बिट से आ रहा तो भी बालमर, सिक्स से आ रहा है तो भी, ये सब क्या है, पहले वाले को क्या बोलेंगे, एच अल्फा, दूसरे को एच बीटा, एच गामा, एच डेल्टा, ऐसे करते हैं। समझ में आएगा? इसको हम लोग बोलेंगे क्या, बालमर। बोलो भाई बात समझ में आ रही सबको, क्लियर? नेक्स्ट पास्ट टेंस, बालमर के बाद पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस कहां से आएंगे भैया, फोर्थ से, फिर फिफ्थ से, सिक्स से भी, बोलो भाई एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, है ना। आगे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं लाइन पर हो रही, ऊपर से और लाते चले जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई बात समझे। नेक्स्ट ब्रैकेट कब बनाएंगे, अगर क्या होगा फिफ्थ से फोर्थ पे तो ब्रैकेट, सिक्स से फोर्थ पे तो ब्रैकेट। आने बात समझे, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रैकेट। ये आपका ब्रैकेट। और फंड पीफट वाला कहां से, कहीं से भी ऊपर से, है ना, सिक्स से आ रहा है, चाहे सेवन से आ रहा है, कहीं से ऊपर से आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीफट। बोलो भाई ये डायग्राम समझ में आया सबको, एनर्जी लेवल डायग्राम। इसी पे एक नंबर में क्वेश्चन लिखते हैं, बोर्ड में हो सकता है एक्सप्लेन ड्रॉ करने के लिए आ जाए, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम। आगे बात करें, बहुत इजी है, इजी है कि नहीं ये, लेकिन एनर्जी जो है आपको याद रहना चाहिए, नहीं याद है तो आप निकाल नहीं सकते, है ना, बहुत इजी है। ठीक, तो जहां तक मैंने लिखा दिया उसके बाद ये डायग्राम बना। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, है ना। एटम्स का एक्साइटेशन का क्या मतलब है वो हम लोग, एक्साइटेशन का मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए। अगर बताइए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लोअर एनर्जी लेवल पे कहीं पर, मानिए फर्स्ट एनर्जी, अब बाहर से अगर आप एनर्जी देंगे तो एनर्जी देंगे उस एटम को, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ग्राउंड स्टेट में वो कहाँ जाएगा, किसी हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा, है ना। अब कितनी एनर्जी आप दे रहे हैं उतने, तो इलेक्ट्रॉन अगर लोअर एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, बाहर से एनर्जी देने पे, उसी फिनोमेना को, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्साइटेशन। यानी एटम्स का क्या हो गया, एक्साइटेशन। यानी when an electron jump from the lower energy level to any other higher energy level by giving the energy from outside, यानी बाहर से एनर्जी देने से अगर इलेक्ट्रॉन किसी आउटर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं क्या, एक्साइटेशन ऑफ एटम। क्लियर? अब वो एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी मेरे भाई बताइएगा। अगर इलेक्ट्रॉन पहले ग्राउंड स्टेट पे है, इन दोनों के बीच में एनर्जी का डिफरेंस कितना है बताइए, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है और मैं एनर्जी उसको
प्लस 10.2 दूंगा तो पहले 13.6 था, अब उसके पास एनर्जी कितनी होगी? अगर प्लस 10.2 दूंगा तो माइनस 9.4, तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां चला जाएगा? सेकंड ऑर्बिट। अरे बोलो भाई, अगर वो ग्राउंड स्टेट में है, अगर उसको मैं प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे रहा हूं तो वो ग्राउंड स्टेट से कहां चला जाएगा? सेकंड स्टेट में या फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। और इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लियर? अगर अच्छा इन दोनों का डिफरेंस बताइए, इन दोनों का डिफरेंस 12 पॉइंट है, समथिंग 12.09 या 12.1, 12.1 के अप्रॉक्स है। अगर यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको मैं अगर प्लस 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दूंगा तो उसके पास एनर्जी माइनस 1.5 हो जाएगी। तो वो इलेक्ट्रॉन जो ग्राउंड स्टेट में था वो जंप करके कहां चला जाएगा? थर्ड स्टेट में जाएगा, यानी सेकंड एक्साइटेड। बोलो भाई, उस प्रोसेस को भी क्या बोलेंगे हम लोग? और एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? जो इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस है उतना ही प्लस। और जो हम लोग एनर्जी देते हैं ताकि इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से किसी हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर जाए, उस एनर्जी को बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। आ रही बात समझ? और अगर वही एनर्जी हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में देंगे तो अब हम उसको बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में एनर्जी ना देके पोटेंशियल दे, तब हम वहां पर सारा वही काम, बस उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। यानी अगर हम इतना पोटेंशियल दे दिए, अच्छा कितना पोटेंशियल देना पड़ेगा? बस इलेक्ट्रॉन को हटा दीजिए। एनर्जी कितनी देनी पड़ रही है? 10.2 प्लस, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देनी पड़ रही है। 10.2 इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा? 10.2 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन को हटा देंगे तो वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का अगर उसमें मल्टीप्लाई रहेगा तो एनर्जी देगा। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ रही है? तो आपको क्वेश्चन में एक्साइटेशन पोटेंशियल भी पूछ सकता है और एक्साइटेशन एनर्जी भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन भी एक्साइटेशन क्या होता समझ में आया? एक्साइटेशन एनर्जी क्या होती समझ में आया? जो एनर्जी देकर उसको आपको जंप कराना पड़ेगा। एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता समझ में आया? जो पोटेंशियल देके इलेक्ट्रॉन को किसी आउटर ऑर्बिट में लेके जाना। क्लियर? तो लिखेंगे इसमें नेक्स्ट लिखेंगे आयनाइजेशन ऑफ एटम्स। आयनाइजेशन हेडिंग लिखेंगे आयनाइजेशन ऑफ एटम्स। एटम्स का आयनाइजेशन। अब देखिए आयनाइजेशन का मतलब होता है, केमिस्ट्री में आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है बताएंगे? इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, इस पे चार्ज ला देना, इलेक्ट्रॉन को हटा देना। इलेक्ट्रॉन हर जगह कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, उसी को आयनाइजेशन बोलते हैं। तो वही बात है, आयनाइजेशन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना यानी इलेक्ट्रॉन कहां था? ग्राउंड स्टेट में था। ग्राउंड स्टेट से उठा के कहां पर फेंक दिया जाए? इनफाइनाइट में। यानी इलेक्ट्रॉन को अगर ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में भेज दिया जाए, इनफाइनाइट में भेजने का मतलब एटम से बाहर निकाल दिया, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन ऑफ एटम। और उस प्रोसेस में जो एनर्जी की जरूरत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी। और उस प्रोसेस में जो पोटेंशियल की जरूरत होगी उसको क्या बोलेंगे? आयनाइजेशन पोटेंशियल। अरे बोलो भाई, अब हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा ना, तो उसके पास एनर्जी कितनी है? -13.6। अब उसको आयनाइज करना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? -13.6। यानी इसको बाहर निकालना है, यानी इसमें 0 के पास भेजना है, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो +13.6 होगा। जितना उसके पास माइनस में एनर्जी है उतना ही आप बाहर से प्लस में दे देंगे तो इसके पास 0 एनर्जी हो जाएगी, और 0 एनर्जी हो जाएगी तो यहां पहुंच जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आयनाइजेशन। क्लियर? समझ में आ गई बात? और आयनाइजेशन का फॉर्मूला जो होगा, एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का अगर मैं फॉर्मूला लिखूं, आई से रिप्रेजेंट करेंगे
जो आयनाइजेशन एनर्जी है उसका फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का स्क्वायर, क्योंकि -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होता है और एन की वैल्यू 1 होगी। कहां से हमको भेजना है, यहां से भेजना है, तो यहां से अगर ये -13.6 ऑफ जेड स्क्वायर उसको प्लस में कर लीजिए, एनर्जी जो होगी -13.6 उतने ही प्लस में आपको देना पड़ेगा, तो एन की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हट जाएगा। और ये अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए 13.6, कोई और एटम है तो उसके लिए Z, अगर कोई दूसरा हाइड्रोजन का हीलियम आता है तो यहाँ 2 रख देंगे, लिथियम के लिए 3 रख देंगे, एटॉमिक नंबर रख देंगे। अलग अलग के लिए अलग अलग आयनाइजेशन एनर्जी होगी, हाइड्रोजन के लिए एक ही होगी प्लस 13.6। आ रही बात समझ में? यानी यहां से आपको उठाकर यहां पर भेजना है तो आपको ये 3 एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन के लिए 1 रखेंगे तो प्लस 13.6, हीलियम के लिए 2 रखेंगे तो 13.6 इंटू 4, लिथियम के लिए 3 रखेंगे तो 13.6 इंटू 9। आगे बात समझ। तो ये आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जो ये तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर देंगे तो आपको क्लियर। लिखेंगे इसको, लिमिटेशन ऑफ बोथ थ्योरीज, हेडिंग लिखेंगे limitation of both theory, both theory का लिमिटेशन। देखिए इसमें बहुत सारे 3 4 5 बता देता हूं आपको लिमिटेशन जो आएगा उसमें। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि बोर ने जो मॉडल दिया वो सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम के लिए है, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के अलावा और कोई जिसपे हीलियम +1 लिथियम +2 है ना, लिथियम +2 होगा तो उसपे एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, भले से उसका एटॉमिक नंबर 3, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है ना। तो इन्होंने जो बताया वो किसके लिए बताया, इन्होंने जो बताया सिर्फ और सिर्फ जो बोर मॉडल था वो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए था, डबल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए उन्होंने नहीं बताया। ये पहला लिमिटेशन। दूसरा लिमिटेशन इन्होंने स्पेक्ट्रम के बारे में तो बताया लेकिन उसके फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, यानी बहुत डिटेल में नहीं बताया, उसके स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया। ये दूसरा लिमिटेशन था, है ना। तीसरा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की जो स्पेक्ट्रम बनाया वहां पर जो इंटेंसिटी आ रही है, जो रेडिएशन की इंटेंसिटी आ रही है उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। आगे बात समझ, इंटेंसिटी के बारे में भी इन्होंने सारी चीजें मैं आपको लिखवा दे रहा हूं क्या क्या उन्होंने बताया। और इलेक्ट्रॉन अगर मूव कर रहा है उसकी तरफ तो मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या वेव नेचर शो करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो क्या उसके पास वेव नेचर होगा? अरे बोलो भाई, कौन बोला था? अरे यार पिछले ही चैप्टर में 2 दिन बाद डी ब्रॉगली ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर होगा ना। पूरा डायरेक्शन जर्मल एक्सपेरिमेंट इतना डिटेल में बताया, बोल नहीं रहे आप लोग। डायरेक्शन जर्मल एक्सपेरिमेंट में क्या प्रूफ हुआ था कि इलेक्ट्रॉन कौन से नेचर का होता है, वेव नेचर का होता है, लेकिन उन्होंने कुछ बोर ने वेव नेचर के बारे में कुछ बताया ही नहीं। तो ये भी क्या है, लिमिटेशन। अरे बोलो भाई, लिमिटेशन समझ में आया? डी ब्रॉगली ने बताया था इलेक्ट्रॉन वेव नेचर, इन्होंने इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर माना ही नहीं, है ना। ये भी एक लिमिटेशन है। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए इन्होंने बताया, ये भी फाइन स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बताया, है ना, रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में नहीं बताया। तो ये सब बोर्स के बहुत सारे लिमिटेशन थे जो आगे आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, उनके मतलब आगे जो थ्योरी। ठीक, तो लिख लेंगे, मैं 5 पॉइंट लिखवा दे रहा हूं। समझ गया? अब एक नोट करके लास्ट में एक पॉइंट लिखेंगे, है ना, नोट करके पॉइंट लिखेंगे।
अब देखिए कितनी स्पेक्ट्रल लाइन बन सकती है ये आपसे पूछेगा। फाइंड द ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो स्पेक्ट्रल लाइन मान लीजिए अगर वो किसी इन ऑर्बिट से ऊपर से किसी ग्राउंड स्टेट में जंप कर रहा है, मान लीजिए वो तीसरी ऑर्बिट से जंप कर रहा है, तो तीसरी से वो कहां जंप कर सकता है? दूसरी पे और पहली पे। और अगर दूसरी पे आएगा तो दूसरी से फिर पहली पे तो जंप करेगा। तो तीन तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन बनी। अगर वो थर्ड ऑर्बिट पे है तो तीन तरीके की स्पेक्ट्रल लाइन बनी, थर्ड से सेकंड में और थर्ड से फर्स्ट में और एक सेकंड से, मतलब थर्ड से सेकंड में आएगा तो फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, दो ही हो गई, और एक डायरेक्ट थर्ड से फर्स्ट में आएगा, तीन स्पेक्ट्रल लाइन बनी। अगर चौथे ऑर्बिट में होगा तो फोर्थ से थर्ड में आएगा, एक तो ये हो गया है ना, फोर्थ से सेकंड में आएगा फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तीन हो गए टोटल। फोर्थ से थर्ड में आएगा फिर थर्ड से सेकंड में आएगा फिर सेकंड से फर्स्ट में आएगा, तीन वो बन गए। तो टोटल कितने हो गए? 6 बने। तो उसका एक फॉर्मूला है ना, तो उसी ने नोट करवा लिखा, इफ एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम nth ऑर्बिट, अगर nth ऑर्बिट में से जंप कर रहा, देन number of spectral, then all possible number of spectral line, then possible number of spectral lines, कितने स्पेक्ट्रल लाइन बनेंगे उसका फॉर्मूला होता है n into n minus 1 by, नोट कर लीजिए, n into n minus 1 by, कितनी एनर्जी दी गई, यहां से एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? hc by lambda या 12,400 upon 975। अब इसको डिवाइड करके बताइए, इसको तो डिवाइड करके बता दूं, ये तो इजी पड़ेगा। एनर्जी निकाल लीजिए, ये nth ऑर्बिट में एनर्जी है, तो किस ऑर्बिट कितनी एनर्जी हमने दिया कितना, यहां से आप सॉल्व करेंगे 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी एनर्जी आई? 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। और ये nth और nth ये इतनी एनर्जी दी गई है ना, ये इतनी एनर्जी दी गई आपको। अब ये nth सॉरी इतनी एनर्जी दी गई। अब ये जो एनर्जी दी गई ये किसके इक्वल होगी? जो जिस इलेक्ट्रॉन ने गया और उसमें किसमें पहले वाले को माइनस कर देंगे, यही तो हुआ। जो एनर्जी इतनी दी गई इलेक्ट्रॉन की तो कितना होगा? डिफरेंस ऑफ द एनर्जी के इक्वल होगा। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो डिफरेंस ऑफ द एनर्जी क्या होगा? E है ना, और प्लस E1, ये इधर चला, E की वैल्यू आई 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है पहले वाले में माइनस 13.6। तो कितना हो जाएगा? यहां से सॉल्व करेंगे 0. कितना होगा? 13.6 0.9 के आसपास आ रहा है, 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके अकॉर्डिंग होता है? कौन से ऑर्बिट? फोर्थ के 0.85 होता है, यानी n की वैल्यू इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू 0.9। तो यहां से n स्क्वायर हो जाएगा 13.6 अपॉन 0.9, n स्क्वायर सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा, यानी n की वैल्यू आपको ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा सा इजी करेंगे। यहाँ पर एनर्जी के डिफरेंस से निकाला है ना, कि एनर्जी कितनी आपको मिली है ना, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। बाकी वो लेमडा वाले फॉर्मूले से काफी टफ पड़ेगा। E की वैल्यू hc बाय लेमडा 12.7 इलेक्ट्रॉन, अब इतनी एनर्जी दिया गया है ना, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दिया गया, तो ये एनर्जी दिया गया तो कितना किसमें जाएगा? nth ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में जाना है उसको। और ये क्या हो जाएगा? इवन ग्राउंड स्टेट से, तो ये इस ऑर्बिट की एनर्जी निकालनी है, तो कितना हो जाएगा? जो एनर्जी दी गई प्लस ग्राउंड स्टेट वाली एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? ऐड करनी पड़ेगी। तो ये माइनस में होती ग्राउंड स्टेट की, तो 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहां पर आया, माइनस 0.9। अरे बोलो भाई, फिर क्या पूछा अगले में? नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, तो अभी मैंने बताया था। सेकंड वाले में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा? n into n minus 1 by, n की वैल्यू कितना है? 4 है, 4 minus 1 by कितना आ जाएगा? 4 into 3 by
6 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लेंथ। कहां से आएगा? 4 से पहले किस में आएगा? थर्ड में। उसके बाद 4 से सेकंड में भी आ सकता है, 4 से 3 ऑप्शन बनेंगे। जब 3 में आ जाएगा तो 2 ऑप्शन, 3 से सेकंड में और 3 से, और जब सेकंड में आ जाएगा तो बस एक ही ऑप्शन। टोटल 6 पॉसिबल आउटकम। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन आप कैसे भी कर सकते हैं, जैसे अब्दुल्ला सर ने बताया वैसे भी आप कर सकते हैं, है ना। 1/r की वैल्यू केमिस्ट्री क्या होगा ना इसमें क्वेश्चन, वैसे भी आप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 2 करिए। देखिए एक्साइटेशन एनर्जी पूछा है, सॉरी एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है ना। तो पहले आप क्या दिया हुआ है? आयनाइजेशन पोटेंशियल के टर्म में करेंगे। देखिएगा दूसरे वाले क्वेश्चन में जो आपको आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया हुआ कितना दिया? 122.4 वोल्ट। अब एक्साइटेशन ये मतलब ये दिया हुआ तो ये फर्स्ट वाले ऑर्बिट में की एनर्जी होगी। फर्स्ट वाले ऑर्बिट का जो आयनाइजेशन का मतलब होता है इतना ही माइनस में फर्स्ट वाले में होगी एनर्जी या पोटेंशियल दिया होगा पोटेंशियल। अब पहले वाले में पूछा यानी पहले एक्साइटेशन यानी फर्स्ट एक्साइटेशन कहां से कहां तक जाना है? फर्स्ट एक्साइटेशन क्या होता है? फर्स्ट से कहां पर जाना है? सेकंड में जाना है। तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? एक पोटेंशियल पूछा है तो कितना देना पड़ेगा? दोनों का डिफरेंस देना पड़ेगा। तो यहां से क्या हो जाएगा? इवन अगर पोटेंशियल पूछा है, एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा है तो कहां से कहां तक? 1 से कहां लेके जाना है? 2 पे फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल पूछा 1 से 2 पे। और ये जो आयनाइजेशन पोटेंशियल दिया होता है यही तो आपका फर्स्ट वाले का होता है। जो आयनाइजेशन पोटेंशियल बताया था ना क्या होता है? वही तो फर्स्ट वाले का ही तो पोटेंशियल होगा। माइनस V2 का क्या हो जाएगा? जो फर्स्ट वाले का पोटेंशियल दिया हुआ अपॉन n का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा सेकंड वाले। बोलो भाई, तो यहां से हो जाएगा 122.4 माइनस 122.4 अपॉन। अच्छा हम लोग पढ़े थे 13.6, ये कहां से 122.4 आ गया? क्योंकि ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, क्वेश्चन में किसी और एटम के लिए दिया हुआ और उसका 122.4 है। अगर हाइड्रोजन एटम होता तब यही वैल्यू 13.6 होता जो मैंने आपको पढ़ाया है। ये कोई और एटम है जिसका 122.4 दिया। तो यहां से सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? 122.4 यहां से माइनस कर लेंगे कितना आ गया? 30.8 आया। यहां से माइनस कर लेंगे 91 कितना आ गया? 91.6 वोल्ट है ना। पहले का एक्साइटेशन अगर फर्स्ट से सेकंड में जा रहा है तो 91.8 वोल्ट आया। 14 से अच्छा यहाँ 6 होगा, यहाँ पर 6 होगा। अब अगर फर्स्ट से थर्ड में जा रहा है, ये कहां पर जा रहा है? फर्स्ट से सेकंड। अब फर्स्ट से अगर थर्ड में जा रहा है तब कितना होगा? अगर वो उसका एक्साइटेशन फर्स्ट से थर्ड में सेकंड एक्साइटेड स्टेट बोला है ना, तो फर्स्ट से थर्ड में अब एक्साइटेशन पोटेंशियल का तो V1 में से किसको माइनस करेंगे? V3 में। V1 की वैल्यू दिया हुआ 122.4, V3 की वैल्यू 122.4 अपॉन 3 का यही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक तो ये 13.6 लेके 122.4 दिया हुआ, दूसरा ये पोटेंशियल दिया हुआ, एनर्जी भी नहीं दिया। 122.4 माइनस 122.4 अपॉन 9 कितना आ गया? 9 बन जा 9 13.6 आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 108.8 वोल्ट आ गया। ये आपका आ जाएगा सेकंड एक्साइटेशन। इसमें भी आयनाइजेशन पोटेंशियल मैंने एनर्जी के बारे में लेकिन आपको बताया है ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल भी क्या होगा? 13.6 into z स्क्वायर होगा। 13.6 का हाइड्रोजन एटम के लिए होता है।
लेकिन मैंने एनर्जी का फॉर्मूला बताया था, आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 into z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रॉन हटा के सिर्फ वोल्ट लिखूंगा तो पोटेंशियल मिलता है। आपको z स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, कितना था आयनाइजेशन पोटेंशियल अपॉन 13 पॉइंट, कितना दिया आयनाइजेशन पोटेंशियल 122.4 अपॉन 13 पॉइंट, डिवाइड करेंगे 9 आएगा, ये आ गया 9, तो स्क्वायर रूट लेंगे कितना आ जाएगा, कौन सा आइटम हुआ, एटॉमिक नंबर 3 किसका होता है, लिथियम का होगा, ये एटम कौन सा होगा, लिथियम, यानी 122.4 वोल्ट या 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका होता है, लिथियम। आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मैक्सिमम वेवलेंथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फोर्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फोर्थ वाला जो मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ ब्रैकेट सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बताइए मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा ना, तो पहले मैंने ब्रैकेट सीरीज के लिए किस कौन से में जंप करना होगा, फोर्थ में है ना, पहला लाइमन बालमन पास्टन ब्रैकेट, यानी n1 की वैल्यू 4 होगी। अब मैक्सिमम आपको उसको जंप करना ऊपर कहीं से, तो 5 से भी जंप कर सकता है, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा, अब वेवलेंथ जो होता है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनर्जी का डिफरेंस जिसमें सबसे कम होगा उसमें वेवलेंथ सबसे ज्यादा मिलेगा। अरे बोलो भाई बात समझ में आ रही है, एनर्जी hc/λ होता है ना, तो जिसमें एनर्जी का डिफरेंस सबसे कम होगा, तो जिस दो लाइन के बीच में सबसे कम डिफरेंस होगा वहीं पर से जंप करेगा। यानी मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है तो कहां से, इंफिनिटी से फोर्थ पे कि 5 से फोर्थ पे। अगर मिनिमम वेवलेंथ पूछता तब एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तब इंफिनिटी से फोर्थ पे जंप करना चाहिए। अरे समझ में आ रही बात। सो फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ ध्यान देंगे, फॉर मैक्सिमम वेवलेंथ है ना, n2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 5, और फॉर ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा, बोलो भैया n1 की वैल्यू, वेवलेंथ पूछा है, इसका फॉर्मूला r 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/5, r की वैल्यू 1.1 into 10 की पावर 1/16 माइनस 1/20, 1/λ 1.1 into 10 की पावर 7, एलसीएम ले 25 और 16 का एलसीएम कितना होगा, तो भाई कितना होगा 25 और 16 का, सही क्या कर रहे हो, 25 और 16 का एलसीएम कितना होगा, हाँ 400 एलसीएम हो जाएगा दोनों, यहाँ 25 हो जाएगा, यहाँ -16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ सॉल्व करेंगे 1/λ 1.1 into 10 की पावर 7, 25 - 16 कितना हो जाएगा 900/400 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर 1/λ 9 का पहले इसमें कर लेंगे मल्टीप्लाई, तो जाएगा 9.9/4 into ये 2 0 से यहाँ कैंसिल होगा, कितना 10 की पावर, बोलो भाई। अब यहाँ पर लेमडा की वैल्यू निकालेंगे, तो 4/9.9 into 10 की पावर -5 होगा, है ना। और अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको 40/9.9 into 10 की पावर -6 कर ले रहा हूं, तो ये 9.9 को कैंसिल करेंगे, अप्रॉक्स 4 टाइम जाएगा, अगर 10 4 जा 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाए, तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, तो यहां से आपका 4 into 10 की पावर -6 मीटर है ना, 4 into 10 की पावर -6 मीटर के आसपास, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा, है ना।
कैलकुलेट करेंगे तो आपका 40400 एंगस्ट्रॉम है। एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 4 जीरो बढ़ाना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना। यहाँ से आप लिखेंगे 4 1 2 3 4, तो ये एंगस्ट्रॉम क्योंकि 10 करना पड़ेगा, है ना। तो अप्रॉक्स इतना आ जाएगा। ठीक है, फिफ्थ वाला करेंगे फील्ड का। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अगर मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है मेरे भाई, ये इसकी रेडियस है r और ये वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, मान लीजिए v वेलोसिटी, रेडियस जब r यहां पर निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का तो कम से कम फॉर्मूला आपको पता होगा। अगर यहां पर करंट मूव कर रही है तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये म्यू नॉट अपॉन I अपॉन ये होगा फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन r इंटू 2 पाई। अरे बोलो भाई कितना समझ में है, लेकिन यहाँ पर I नहीं है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, है ना। I क्या होता है, करंट, करंट मतलब चार्ज अपॉन, तो चार्ज को मैं क्या कर रहा हूं, टाइम से डिवाइड कर रहा हूं, उसके टाइम पीरियड से, चार्ज अपॉन उसके पूरा रिवॉल्व करने के लिए टाइम पीरियड से डिवाइड करते। और नीचे आपका क्या है, r है, और यहां पर अगर मैं 2 पाई r कर लूं तो यहां पर r स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि r से मैंने यहां मल्टीप्लाई किया, r से डिवाइड कर लिया। अब आगे देखिए, ये आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, यहां पर हो जाएगा e अपॉन r स्क्वायर, है ना, इनटू ये हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t, ये t को इधर लेंगे। देखिए सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई e अपॉन r स्क्वायर, ये 2 पाई r क्या है, ये टोटल डिस्टेंस है और एक टाइम पीरियड है, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, और स्पीड आपको दिया हुआ है, समझ में आएगा। ये फॉर्मूला ट्राई करो, e अपॉन r इंटू, अब सारी वैल्यू दी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10 की पावर, e इलेक्ट्रॉन है, क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, रेडियस कितना दिया हुआ है 0.5 एंगस्ट्रॉम ना, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 11 का स्क्वायर, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 2.2 इंटू 10 की पावर, इसको सॉल्व करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड। आगे बात समझे, ये फॉर्मूला एक ड्राइव किया गया है किसके टर्म में, रेडियस के टर्म में, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म में, स्पीड के टर्म में। रेडियस के टर्म में तो पहले ही से था, लेकिन इलेक्ट्रॉन की चार्ज और स्पीड नहीं दिया हुआ था, तो उसके टर्म में नहीं है ना, ये फॉर्मूला चल लीजिए। आपको करंट का क्या पूछा है, रेशियो, इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में मूव कर रहा है, फर्स्ट और मान लीजिए न्यूक्लियस है, एक फर्स्ट ऑर्बिट यहां मूव कर रहा है और एक सेकंड यहां मूव कर रहा है, इन दोनों ऑर्बिट में पूछा आपसे, दोनों में करंट क्या अलग अलग होगी कि सेम होगी, क्यों अलग अलग होगी, यहाँ पर अगर इसमें मूव कर रहा है तो क्यों करंट अलग होगी, और आप ऊपर वाले में मूव कर रहा तो क्यों अलग होगी, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड अलग होगा, फ्रीक्वेंसी भी दोनों की अलग होगी। ये मान लीजिए यहाँ से मूव कर रहा है, ये आपका n = 1 है, ये आपका n = 2, इसमें करंट I1 है, इसमें करंट, तो देखिए I जो करंट होगा वो क्या होगा, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज और पूरा कितना टाइम लेगा रिवॉल्व करने में, अरे यही तो होता है ना। अब देखिएगा E की जगह सॉरी टाइम पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मैंने इलेक्ट्रॉन का आपको ड्राइव करा, कितना आया था 2.2 सॉरी कितना आया था 6.57 करके आया था, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड का फॉर्मूला, E into F हो जाएगा, यानी E into कितना आया था 6.57 into 10 की पावर 15 अपॉन 10 क्यूब, इतना रिवॉल्यूशन पर सेकंड आया था, ठीक।
ई कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट है, यानी जो करंट है वो क्या हो जाएगा n क्यूब के, यानी कि जितने लोअर मोस्ट ऑर्बिट में रहेंगे उतना ज्यादा करंट, जैसे जैसे आप बाहर चलते चले जाएंगे करंट की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो दोनों का रेशियो पूछा, I1 अपॉन I2 क्या हो जाएगा, N2 का क्यूब अपॉन N1 का क्यूब। बोलो भाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि बाहर n की क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो N2 की वैल्यू कितना है, 2 का क्यूब, N1 की वैल्यू 1 का क्यूब, कितना आ जाएगा 8:1, ये करंट का रेशियो आ जाएगा बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इस साल तो रिपोर्ट में ज्योति में आया था, सेम यही क्वेश्चन 7 था, रिपोर्ट में था यही क्वेश्चन। सेवेंथ में क्या दिया हुआ, फॉर द गिवन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, है ना। कुछ ट्रांजिशन दिया हुआ, देखेंगे इधर एक E3 दिया हुआ है, एक आपकी एनर्जी लेवल E2 दिया हुआ है और एक एनर्जी लेवल E1 दिया हुआ है। 3 से 1 में आ रहा कितनी वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा, और 2 से 1 में आ रहा है, अच्छा 3 से 2 में आ रहा है, 3 से 2 में आ रहा तो इसका दिया हुआ लैम्डा 2, है ना, और 2 से इसमें आ रहा तो ये क्या दिया हुआ रिलेशन। तो देखिएगा जो E3 माइनस E1 वाली एनर्जी हुई, E3 माइनस E1, जो इन दोनों एनर्जी का डिफरेंस होगा, इन दोनों के डिफरेंस और इन दोनों के डिफरेंस के सम के बराबर होगा। अरे बोलो भाई जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इन दोनों का डिफरेंस होगा, दोनों डिफरेंस को ऐड करेंगे पूरा डिफरेंस आएगा। तो E3 माइनस E1 की जगह क्या मैं E3 माइनस E2 प्लस E2 माइनस, अरे भाई E2 से E2 कैंसिल होगा तो E3 माइनस E1 ही तो बचेगा। E3 माइनस E1 यानी ये पूरा एनर्जी का जो डिफरेंस होगा, इसका डिफरेंस प्लस इसका डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं, ये डायग्राम दिया हुआ था। अब क्या करना है, E3 माइनस E2 को की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, E3 माइनस E2 को लैम्डा के टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे, E3 माइनस E1 की जगह हम क्या लिखेंगे, Hc बाई लैम्डा 3 लिखेंगे, और इसकी जगह Hc बाई, और इसकी जगह Hc से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन लैम्डा 3 क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लैम्डा 2 प्लस 1 अपॉन, यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में है प्री बोर्ड में ज्योति के। तो ये रिलेशन आ जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2। लास्ट क्वेश्चन करेंगे 8th वाला, देखिए 8th वाले में किसी को एक एनर्जी में है, कितनी एनर्जी है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, उसको ग्राउंड स्टेट में आना है। कौन सा एटम है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट में कितना होता है 13.6, ठीक। तो क्या पूछा है, कितनी एनर्जी, यहां से जब जंप करेगा तो यहां से लाइट निकलेगी, रेडिएशन निकलेगा, तो उसी की वेवलेंथ सॉरी एनर्जी पूछा ना, कितने की निकलेगी। तो ये कौन सा पॉजिटिव लगेगा, बोर का 4 पॉजिटिव निकलेगा। उन्होंने क्या बताया, जो एनर्जी यहां से निकलेगी इन दोनों की एनर्जी के डिफरेंस के बराबर निकलेगी, तो इसमें से इसको क्या कर देंगे माइनस, या यहां माइनस लगा लेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, E2 में से E1 को माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.85 माइनस 13 कितना आ जाएगा, ये माइनस 0.85 प्लस 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम दोनों के एनर्जी का डिफरेंस बता, अब ये एनर्जी प्लस में बताएंगे, है ना, क्योंकि एनर्जी ये निकल रही है, समझ में आया।
जो एनर्जी का डिफरेंस होगा वही एनर्जी निकलेगी, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, सॉरी वेवलेंथ जो निकलेगी। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वेवलेंथ कितना दिया जा रहा है, 975 एंगस्ट्रॉम दिया जा रहा है, कितना एंगस्ट्रॉम दिया जाएगा, है ना? तो एक्साइटेड हुआ, फिर वहां से, है ना, वहां से जब वो जंप करेगा, है ना, एक्साइटेशन में जब हो रहा है तो कब वो मैक्सिमम और कब वो मिनिमम वेवलेंथ शो करेगा। यही बोला, फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ व्हेन हाइड्रोजन एटम द ground state is excited by the radiation of wavelength 975 angstrom. ग्राउंड स्टेट पे वेवलेंथ दी हुई है, तो इससे वो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ आ जाएगी। और नहीं, ग्राउंड स्टेट पे वेवलेंथ तो फोटॉन की दी गई है ना, स्टेट की थोड़ी ना वेवलेंथ, वो तो फोटॉन जो आ रहा, जो लाइट हम दे रहे हैं जिसकी वजह से वो एक्साइट हो रहा है, उसकी वेवलेंथ दिया हुआ 975 एंगस्ट्रॉम। देखिए समझिए क्वेश्चन को, उसको 975 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, यहां से मान लीजिए पहले वाले पे n = 1 पे है, इसके पास एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन रहा होगा, इसको 975 एंगस्ट्रॉम, तो ये कहां तक जाएगा वो पहले निकालिए, कौन से ऑर्बिट में जाएगा, फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। वो अभी निकाला, कैसे निकालेंगे, निकालिए ना, एनर्जी वाले से निकालेंगे, उससे टफ एनर्जी वाले से निकालेंगे, यानी फोर्थ तक जाए। ये मान लीजिए सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ। अरे बोलो भाई, ये समझ, यहां तक समझ में आया? अरे भाई, अगर इतना एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ देंगे तो कहां तक जाएगा इलेक्ट्रॉन, फोर्थ तक जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर फोर्थ में आ गया, तो क्या यार वो वहां पर टिकेगा? अब क्या करेगा, वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अब बोला है जब वो ग्राउंड स्टेट में नीचे जब आएगा तब उसमें मैक्सिमम और मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी, ये पूछा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर अब देखिएगा, यहां पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी मिनिमम ना, तो एनर्जी मिनिमम कब, जब फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तब, कि फोर्थ से थर्ड पे आएगा तब, फोर्थ से थर्ड, यानी यहां पर जब आएगा, जब यहां पर निकलेगा तो यहां पर जो लेमडा होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकलेगा। और फोर्थ से जब कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट पे आएगा, तो ये वेवलेंथ क्या होगा, मिनिमम होगा। अरे बोलो भाई, क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला था क्वेश्चन, ये बोला था कि अगर 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ दिया जाए तो एक्साइट होके वो कौन सी स्टेट में जाएगा, पहले ये निकालना है। फोर्थ स्टेट में पहुंच गया, अब फोर्थ स्टेट से वो जब इलेक्ट्रॉन वहां रुकेगा है नहीं, तो वापस से आएगा, तो वापस से जब आएगा तो वेवलेंथ निकलेंगी, बहुत तरीके की स्पेक्ट्रम निकलेंगी। तो कौन सी मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, यानी शॉर्टेस्ट, और कौन सी लॉन्गेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट कब होगा, जब वो फोर्थ से किस पे आ जाएगा, थर्ड पे, फोर्थ से थर्ड पे आएगा तो लॉन्गेस्ट निकलेगा, और फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तो शॉर्टेस्ट। अरे बोलो भाई, तो बताइए शॉर्ट, अगर 975 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, 975 एंगस्ट्रॉम दिया गया था, तो फर्स्ट से फोर्थ पे आया था, तो फोर्थ से फर्स्ट पे आएगा तो नहीं एंगस्ट्रॉम का निकलेगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये लेमडा मिनिमम क्या 975 के आसपास होगा, वो अप्रॉक्स कैलकुलेशन होगा, इसी के आसपास में कितना होगा ये निकालना पड़ेगा फोर्थ से थर्ड वाले में। तो फोर्थ से थर्ड वाला का फॉर्मूला आप निकालेंगे, लेमडा मैक्सिमम, आर की वैल्यू 1 अपॉन, कहां से कहां आ रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहां से सॉल्व करके बताइए कितना लेमडा आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या दे रहा था, ठीक। तो लेमडा मिनिमम निकालिए, फॉर्मूले को 1 अपॉन लेमडा आर के टाइम 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन। मिनिमम तो 975 आ जाएगा, समझ में आ रही बात, क्योंकि 975 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ थी, तभी वो फर्स्ट से फोर्थ पे पहुंचेगा।
तो 4 से फर्स्ट आने पे अपने ही का निकल जाएगा। और ये n कैसे निकालना, अगर n निकालने के लिए एनर्जी वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। एनर्जी निकालेंगे कितना है उतने एंगल्स फॉर्म पे। आ गया लेमडा मैक्सिमम आया, कितना है लेमडा में? हाँ 19,000 एंगल्स कौन आएगा, ठीक है, थोड़ा सा कम आएगा 9,787 आएगा, तो उसी के आसपास आता है। 787 दिया हो, उसी के आसपास आपका है। तो ये लेमडा कैलकुलेशन कर रहे हैं। क्वेश्चन समझ में क्या दिया बता, 975 एंगल्स फ्रॉम देंगे तो चौथे कहां तक जाएगा वो निकालना। वो कैसे निकालना होता है, लेमडा वाले फॉर्मूले से निकाल पाएंगे, एनर्जी निकालनी, जो 975 है उससे एनर्जी निकालनी, फिर एनर्जी का डिफरेंस देख के चेक कर लेंगे कौन से उसमें जा रहा है, और अप्रॉक्स आएगा। ऐसा नहीं कि वो फोर्थ स्टेट आ रहा तो 16 आएगा, उसी से थोड़ा अप्रॉक्स 14-15 आएगा तो फोर्थ स्टेट आप माने, ठीक। तो इसमें 5 क्वेश्चन जो बचे हैं वो मैं कल कराऊंगा, है ना। आपके लिए जो होमवर्क है वो एक्सरसाइज में देखिए, ये तो 1 एक्सरे वाला आपको करना नहीं है, 65 तक आपको नहीं करना, है ना। 1 से 65 तक जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज में नहीं करना। एक्सरसाइज में सिर्फ 8 क्वेश्चन करने हैं, 66 से 74, है ना, एक्सरसाइज फर्स्ट। और एक्सरसाइज सेकंड में आपको 1 से लेकर 14 क्वेश्चन, ये 14 क्वेश्चन है, यानी टोटल 22 क्वेश्चन आप कल करके लाएंगे, है ना। बाकी ये बिगनर बॉक्स का 5 क्वेश्चन मैं कराता रहूंगा, और पहले डाउट बताऊंगा। जो आपको इस 22 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा पहले वो पूछिए, उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल क्या, न्यूक्लियर, ठीक ना। कल हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सैटरडे तक खत्म हो जाएगा।